Question number 19. Two masses m1 and m2 are connected by a light rod and the system is slipping down a rough incline of angle theta with the horizontal. The friction coefficient at both the contacts is mu. Find the acceleration of the system and force by the rod on one of the blocks. देखो बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसको देखते ही हम लोग आंसर बता सकते हैं। ओके, देखो कैसे। दो ब्लॉक्स हैं, मासेस क्या है इनका, m1 और m2। इन दोनों को कैसे कनेक्ट किया है, यूजिंग अ लाइट रॉड। करेक्ट, लाइट रॉड मतलब जो रॉड है उसका मास क्या है, 0। करेक्ट। देखो रॉड और स्ट्रिंग में फर्क क्या होता है, रॉड नॉर्मल और टेंशन दोनों लगा सकता है। ओके, रॉड जो है उससे हम लोग पुश भी कर सकते हैं और उससे पुल भी कर सकते हैं। करेक्ट, अगर जो एक बार हमने कनेक्ट कर दिया है तो। द फ्रिक्शन कोफिशिएंट दोनों जगह पे कितना है, म्यू है, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, थीटा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बताना है और रॉड ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाएगा ये हमें फाइंड करना है। तो देखो, सपोज दिस इज द इंक्लाइन प्लेन, ये मैं ड्रॉ कर देता हूं इंक्लाइन प्लेन। दिस एंगल इज थीटा। एक ब्लॉक यहाँ पे है, ये मैंने कनेक्ट कर दिया इसको एक रॉड से। अब चाहो तो ऐसे भी कनेक्ट कर दो। देखो दिस इज द रॉड, यस, एक ये रॉड है और यहाँ पे एक दूसरा ब्लॉक है। दिस इज ब्लॉक m1 एंड दिस इज ब्लॉक ऑफ मास m2। करेक्ट। अब देखो, दो अप्रोच हो सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। पहला अप्रोच क्या हो सकता है, पहला अप्रोच ये हो सकता है हमारा कि हम लोग पहले ये सोचें कि अगर जो दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, फर्स्ट मेथड, अगर जो मान लो ये दोनों के दोनों ब्लॉक्स इंडिपेंडेंट होते तो क्या मैं बोल सकता हूं कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम होता, इसका भी एक्सेलरेशन ए होता और इसका भी एक्सेलरेशन ए होता। ओके, इफ बोथ द ब्लॉक्स आर रिलीज्ड इंडिपेंडेंटली, ओके, बिना रॉड के अगर जो आप इन दोनों को रिलीज करते हैं, सो इफ बोथ द ब्लॉक्स, मैं यहाँ पे क्या अज्यूम करके चल रहा हूँ, इफ बोथ ब्लॉक्स आर रिलीज्ड on the plane without rod being connected, without rod करेक्ट। मेरी बात समझ में आ रही है। अब मान लो ये रॉड कनेक्टेड नहीं होता तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि दोनों ब्लॉक्स का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। करेक्ट, यही होता है ना। आप चाहो तो जी कॉमन लेके भी लिख सकते हो कि एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स विल बी जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। करेक्ट, इसका मतलब इनके बीच में सेपरेशन कभी चेंज नहीं होगा। ये जो आप सेपरेशन देख रहे हो ना, ये सेपरेशन कभी चेंज नहीं होगा क्योंकि इनके बीच का जो एक्सेलरेशन है या फिर इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। ओके, तो इनके बीच में जो सेपरेशन है वो कभी चेंज नहीं होगा। तो जो रॉड है ना उसका कोई रोल है नहीं बेसिकली। देखो वैसे भी बिना रॉड के भी ये इनका एक्सेलरेशन सेम आ रहा है। रॉड होता तो क्या करता, रॉड का भी काम यही होता कि इनका एक्सेलरेशन सेम करना, फोर्स लगा के, जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा है उसको कम करना, जिसका कम है उसको ज्यादा करना। करेक्ट।
तो रॉड का यहाँ पे कोई रोल है नहीं। अगर जो आप कॉमन सेंस से लगाओ तो ये बात आपको बहुत जल्द समझ में आ जाएगी। करेक्ट। इसका मतलब रॉड के अंदर कोई टेंशन, मतलब या कोई कंप्रेशन या कोई टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। मतलब रॉड कहीं पे कोई फोर्स नहीं लगाएगा। आप ऐसे सोचो, रॉड का काम क्या है? अगर जो मान लो M1 तेजी से भागता तो रॉड क्या करता, इसके ऊपर एक फोर्स ऐसा लगाता और इस पे फोर्स नीचे लगाता, और दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो जाता। मान लो M2 तेजी से भागता तो इसके ऊपर फोर्स ऐसा लगाता और इसके ऊपर फोर्स ऐसा लगाता, और दोनों का एक्सेलरेशन सेम कर देता। लेकिन यहाँ पे तो दोनों का एक्सेलरेशन ऑलरेडी सेम है। मेरी बात समझ में आ रही है? दोनों का एक्सेलरेशन ऑलरेडी सेम है, तो रॉड का कोई रोल है ही नहीं। रॉड का रोल तब होता जब मान लो ये M1 तेजी से भागता या फिर M2 तेजी से भागता। करेक्ट। तब रॉड का यहाँ पे रोल होता, लेकिन बिना रॉड के भी दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। ओके। तो रॉड का कोई रोल नहीं है, मतलब रॉड कोई ब्लॉक पे कोई फोर्स नहीं लगाएगा। तो ये पहला मेथड है, बाई ऑब्जर्वेशन। समझ में आ गया? तो सिंस एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स इज सेम, of both blocks आर सेम, दोनों ब्लॉक्स का जो एक्सेलरेशन है ना वो सेम है। देयरफॉर यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, नो रोल ऑफ रॉड। आप पूरा पैराग्राफ लिख सकते हो। दिस इंप्लाइज रॉड अप्लाइज नो फोर्स ऑन द ब्लॉक्स। करेक्ट। ये तो पहला अप्रोच हो गया। अच्छा, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम क्यों है? क्योंकि दोनों के लिए म्यू जो है ना बच्चों वो सेम है। सेकेंड मेथड क्या होता है? एक लेंदी प्रोसेस होगा जिसमें आप पूरा फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे, ओके, कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखोगे और फिर सॉल्व करोगे। देखो कैसे। सबसे पहले तो हम लोग क्या लिखेंगे? कंस्ट्रेंट रिलेशन, क्योंकि जो रॉड है इसका लेंथ बढ़ नहीं सकता, इसका लेंथ डिक्रीज नहीं हो सकता। तो हम लोग सॉल्व करते टाइम अज्यूम करेंगे कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। ये मैंने लिख लिया बच्चों, क्या? कंस्ट्रेंट रिलेशन। अब क्या करेंगे? अब हम लोग ड्रॉ करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। रॉड अगर जो एक पे फोर्स अप द प्लेन लगाता है तो दूसरे पे फोर्स लगाएगा डाउन द प्लेन। तो सबसे पहले आप चाहो तो ये ड्रॉ कर लो। इस पे यदि रॉड ने टेंशन टी ऐसे लगाया तो जो रॉड है इस पे टेंशन टी लगाएगा इधर। करेक्ट। नीचे की तरफ क्या लगेगा? M1G। और इधर क्या लगेगा? दिस इज नॉर्मल N1। करेक्ट। और यहां से फ्रिक्शन लगेगा F1। सिमिलरली यहां से लगेगा क्या? M2G। यहां से क्या लगेगा? नॉर्मल N2। और यहां से क्या लगेगा? सॉरी, दिस इज फ्रिक्शन F2। करेक्ट। अब आप यहाँ पे चाहो तो mg के कंपोनेंट्स दिखा दो। देखो, ये एंगल अपने को पता है कि दिस एंगल इज थीटा। ये अपने को पता है यहाँ पे कि दिस एंगल इज थीटा। तो mg, M1G और M2G के हम लोग दो यहाँ पे कंपोनेंट्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या क्या होंगे ये कंपोनेंट्स? देखो, ये जो कंपोनेंट होगा ना, दिस इज M1G cos थीटा
और ये जो कंपोनेंट होगा दिस विल बी m1g साइन थीटा, करेक्ट। सिमिलरली m2g के साथ भी यही होगा, दिस इज m2g cos थीटा, और एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ, दिस इज m2g साइन थीटा। ओके, समझ में आ गया। n1 को कौन बैलेंस करेगा, m1g cos थीटा, और n2 विल बी इक्वल टू m2g cos थीटा। तो यहाँ से आप फ्रिक्शन भी निकाल सकते हो, आप डायरेक्टली लिख सकते हो f1 विल बी इक्वल टू म्यू n1, ओके, दिस इज इक्वल टू म्यू m1g cos थीटा। Similarly, f2 is equal to mu n2 mu m2 g cos थीटा, करेक्ट। अब आप f इज इक्वल टू एम ए अप्लाई कर दो और दो इक्वेशन लिख के कर लो सॉल्व, करेक्ट। देखो, इसको हटा दो क्योंकि ये तो बैलेंस्ड है, n2, और इसको भी हटा दो, ये तो बैलेंस्ड है। अब हम लोग क्या करेंगे, f इज इक्वल टू एम ए लिखेंगे, डाउन द प्लेन हम लोग अज्यूम करेंगे पॉजिटिव। तो यदि m1 के लिए मैं लिखूं तो m1 के लिए m1g sin थीटा इज पॉजिटिव, टेंशन T1 F1 is negative, this is equal to m1 into a, करेक्ट। सिमिलरली इसके लिए क्या हो जाएगा, m2g sin थीटा। देखो t यहाँ पे, अच्छा ये t है तो t विल बी पॉजिटिव, ये इसको हटा लो, t ही है नहीं, माइनस f2, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, f की वैल्यू लास्ट में रख के हम लोग आंसर निकाल लेंगे। तो यदि मैं 1 और 2 इन दोनों इक्वेशन को यदि ऐड करता हूं, सो दिस इज m1 g sin थीटा माइनस f1 प्लस m2 g sin थीटा माइनस f2 इज इक्वल टू m1a प्लस m2a, तो ये आ जाएगा ऐसे। अब आप इन दोनों टर्म को देखो, इन दोनों को ऐड करें तो क्या आ जाएगा, दिस विल बी m1 प्लस m2g sin थीटा, माइनस f1 प्लस f2 करो। ओके, तो जब आप f1 प्लस f2 करोगे ना तो ये आ जाएगा m1 प्लस m2 म्यू जी cos थीटा, दिस इज इक्वल टू m1 प्लस m2 a। आप सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिख सकते हो कि बीच में कंफ्यूजन ना है, f1 प्लस f2, f1 क्या था बताओ, म्यू m1g cos थीटा, ओके, f2 क्या था, म्यू m2g cos थीटा। तो यहाँ पे आप क्या करो, म्यू जी cos थीटा को कॉमन ले लो, तो दिस इज m1 प्लस m2 म्यू जी cos थीटा, करेक्ट। तो ये मैंने लिख दिया क्योंकि इसको हम लोग ऊपर वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। आप देखोगे तो m1 प्लस m2 कैंसिल हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या जाएगा, g साइन थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा, करेक्ट। ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। अब आप क्या करो, a को सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 1 में, ओके, तो यूज इक्वेशन सब्स्टिट्यूट a in equation 1 to find टेंशन। तो जब आप ये t देखोगे ना तो ये आ जाएगा 0।
मतलब जो रॉड है, आप ये खुद से सॉल्व करके देखना। रॉड जो है ना, ये किसी भी ब्लॉक पे कोई फोर्स नहीं लगाएगा। लेकिन मान लो कि पिछले क्वेश्चन की तरह, ओके, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों जगह डिफरेंट होता। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों जगह पे डिफरेंट हो जाता, तो यहाँ पे टेंशन इन द रॉड जीरो नहीं आता। रॉड इसका मतलब कुछ ना कुछ फोर्स लगाता दोनों ब्लॉक्स पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आईआईटी एडवांस में भी पूछ चुका है, पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, बहुत पुराने जमाने में जब सब्जेक्टिव होता था पेपर। देखो क्वेश्चन नंबर 20, अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम इज केप्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक ब्लॉक है जिसका मास है एम, और इसे एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। देखो दिस इज अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, दिस इज अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम। ओके, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज म्यू। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है? म्यू के इक्वल। द ब्लॉक इज टू बी पुल्ड बाई अप्लाइंग अ फोर्स टू इट। इस ब्लॉक को हमें पुल करना है बाई अप्लाइंग अ फोर्स। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम फोर्स, या व्हाट मिनिमम फोर्स इज नीडेड टू स्लाइड द ब्लॉक। इस ब्लॉक को कितना कम से कम फोर्स लगा के हम स्लाइड कर सकते हैं, और इन विच डायरेक्शन दिस फोर्स शुड एक्ट। तो देखो यहीं पे हिंट दिया इस क्वेश्चन का। जनरली हम लोग क्या सोचते हैं कि मिनिमम फोर्स कब लगाना पड़ेगा। देखो मैं क्वेश्चन आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है? मास इज इक्वल टू कैपिटल एम, करेक्ट। दिस इज अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम। इसे मुझे स्लाइड कराना है इस सरफेस पे, हॉरिजॉन्टल सरफेस, जहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज म्यू। तो जनरली हम लोग क्या सोचते हैं कि एक फोर्स ऐसा लगा के इसे हम स्लाइड करेंगे। ओके, जबकि सेकेंड पार्ट में देखो पूछा है कि किस डायरेक्शन में ये फोर्स लगाना है। तो यदि हॉरिजॉन्टल फोर्स ही लगाना होता तो ये थोड़ी ना पूछता। ओके, वैसे थियरी में भी ये कवर किया गया है कि हमें फोर्स क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एंगल पे लगाना होता है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अज्यूम करेंगे कि जो फोर्स है वो लगा रहे हैं एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पे। ओके, ये जो फोर्स लग रहा है ना, फोर्स ऑन द ब्लॉक इज एट सम एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। ये फोर्स एफ लगा दिया हमने, क्योंकि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि ये फोर्स आप हॉरिजॉन्टल लगाते तो आंसर तो म्यू एम जी ही होगा। लेकिन हमें देखना है कि क्या किसी एंगल पे हम लोग फोर्स लगा सकते हैं ताकि फोर्स म्यू एम जी से भी कम आ जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई बच्चा कहेगा कि सर मैं तो ऐसे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाऊंगा। तो ऐसे जब फोर्स लगाओगे तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी रिक्वायर्ड? म्यू एम जी के इक्वल। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपके लिए। मान लो किसी ने ऐसा सोचा कि जो फोर्स है मुझे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाना है। ओके, तो ऐसे में जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो कितना होगा? दैट विल बी इक्वल टू म्यू एम जी। इफ force is applied in horizontal direction, if force is applied in horizontal direction, okay, then minimum value of f, then
minimum value of f will be mu mg, करेक्ट। मतलब इतना तो फोर्स आपको लगाना ही पड़ेगा अगर जो आप क्या करना चाहते हो, ब्लॉक को पुल करना चाहते हो। ओके, ब्लॉक को यदि मुझे स्लाइड करना है, ओके, और यदि मैंने ये अज्यूम कर लिया कि फोर्स हॉरिजॉन्टल है, तो मुझे कम से कम इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। फिर एक बच्चे ने सोचा कि क्या कोई ऐसा एंगल पे फोर्स लगाया जाए कि ये म्यू एम जी से कम में भी मूव कर जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब मान लो ये तो आ गया म्यू एम जी, लेकिन किसी ने सोचा कि क्या म्यू एम जी से कम फोर्स लगा के भी मूव किया जा सकता है, तो उसके लिए किसी और एंगल पे फोर्स लगाना पड़ेगा अपने को, करेक्ट। ओके, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, टू मूव दिस ब्लॉक या टू स्लाइड दिस ब्लॉक, दिस ब्लॉक विथ फोर्स लेस देन म्यू एम जी, लेस देन mu mg, let us assume, let us assume we apply the force, we apply the force at an angle theta with horizontal, at an angle theta with horizontal, करेक्ट। देखते हैं करके। देखो होता क्या है, जब आप एंगल थीटा पे फोर्स को अप्लाई करते हो एट सम एंगल थीटा, तो फोर्स का एक जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना, वो नॉर्मल को रिड्यूस कर देता है। और नॉर्मल को रिड्यूस करना मतलब फ्रिक्शन को कम कर देना। समझ में आ रहा है एक्चुअली हो क्या रहा है? ये जो फोर्स आप देख रहे हो ना, इसका एक कंपोनेंट क्या कर रहा है, नॉर्मल को रिड्यूस कर रहा है। देखो कैसे, मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ ब्लॉक का। एक तो फोर्स एफ लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन में क्या है, नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है एम जी, ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल। ओके, क्वेश्चन में मास। ओके, और क्योंकि ये जो फोर्स है इस ब्लॉक को किधर स्लाइड कर रहा है, इस ब्लॉक को स्लाइड कर रहा है टूवर्ड्स राइट। और क्योंकि स्लिपिंग बस अब होने ही वाली है, हम लोग एकदम एक्सट्रीम कंडीशन देख रहे हैं, एक्सट्रीम केस देख रहे हैं कि बस अब ये स्लाइड करने ही वाला है, तो फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू पे लगेगा। ओके, तो इसका आप एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हो कि क्यों मैंने फ्रिक्शन मैक्सिमम दिखाया, क्योंकि स्लाइडिंग अब बस होने ही वाली है। ओके, तो स्लाइडिंग इज जस्ट लाइकली टू अकर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि सिंस स्लाइडिंग हो ही रही है ऑलमोस्ट, मतलब बस हो गया है स्लाइडिंग। समझ रहे हो मेरी बात को? तो सिंस स्लाइडिंग इज जस्ट लाइकली टू अकर, therefore maximum friction force is acting, या फिर therefore maximum friction force is acting। अब हमें क्या करना है, बस अब आप एफ के कंपोनेंट लो और बस स्लाइडिंग कंडीशन लगा दो यहाँ पे। तो एफ के दो कंपोनेंट होंगे, ये कितना होगा, दिस इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, और एक आ जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट, दिस इज एफ साइन थीटा। ओके,
इसको हटा दिया जाए, यहाँ पे क्या आ गया, दिस इज एफ साइन थीटा। वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे, करेक्ट। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि एन प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी? यस, दिस इंप्लाइज एन इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। तो देखो फिजिकली हो क्या रहा है, जब आपने एक एंगल पे फोर्स लगाया ना, तो इसका एक कंपोनेंट जो है वर्टिकल कंपोनेंट वो नॉर्मल को रिड्यूस कर रहा है। और आपको पता है कि नॉर्मल कम होता है तो फ्रिक्शन फोर्स अपने आप कम हो जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फिजिकली क्या हो रहा है, फिजिकली देखा जाए तो ये जो कंपोनेंट है ये नॉर्मल को रिड्यूस कर रहा है, और नॉर्मल को रिड्यूस करना मतलब फ्रिक्शन कम करना। ओके। अब क्योंकि देखो अब मुझे स्लाइड कराना है तो एफ कॉस थीटा जो होगा ना वो स्लाइटली ग्रेटर देन एफ मैक्स होगा, लेकिन हम लोग इक्वल लिखते हैं फिजिक्स में। एफ कॉस थीटा इज स्लाइटली मोर देन, ठीक है, ये तो आप समझ ही गए, तो ये मैं लिख नहीं रहा हूँ। ओके, एफ कॉस थीटा जो है वो स्लाइटली ज्यादा होगा, थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन फिजिक्स में हम लोग ऑलमोस्ट इक्वल ही लिखते हैं। ओके, तो क्या मैं लिख सकता हूँ, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम फ्रिक्शन। ओके, एंड व्हाट इज मैक्सिमम फ्रिक्शन? म्यू इंटू एन, दिस इज इक्वल टू म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। तो यहां से क्या आ गया, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा, करेक्ट। म्यू एफ साइन थीटा को लेफ्ट साइड में लेके आओ तो म्यू एफ साइन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, राइट साइड में नेगेटिव था तो, प्लस एफ कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू म्यू एम जी, करेक्ट। एफ को ले लेते हैं हम लोग कॉमन, दिस इज इक्वल टू म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी। ओके, तो एफ कितना आ गया, एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखो यहां से अब मैथमेटिक्स शुरू हो जाएगी, और यहां से मुझे फोर्स मिल गया एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, और मुझे क्या करना है, इस फोर्स की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो देखो फॉर डिफरेंट एंगल्स ये फोर्स डिफरेंट आएगा। देखो ये मैंने निकाल लिया फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, अलग अलग एंगल थीटा पे फोर्स लगाओगे। ओके, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे अगर जो फोर्स लगाएंगे हम लोग तो ये फोर्स डिफरेंट आएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप थीटा जीरो रख के देख लो, थीटा जीरो रख के देखोगे तो ये म्यू एम जी आ जाएगा, ऑलरेडी हमने ये कैलकुलेट किया है। ओके, मेरी बात समझ में आ रही है? ऑलरेडी हम लोग इस चीज को कैलकुलेट कर चुके हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए क्या होगा, म्यू एम जी हॉरिजॉन्टल बोले तो थीटा इज 0 डिग्री। तो यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हो कि व्हेन थीटा इज 0 एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी, ये वाला टर्म हो जाएगा 0, ये वाला टर्म हो जाएगा 1, तो एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी के इक्वल, करेक्ट। तो ये मैंने निकाल लिया फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, अलग अलग एंगल थीटा पे मुझे ब्लॉक को मूव करना है तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। ओके, तो आप क्या करो, थीटा इक्वल्स टू 0 और 90 डिग्री के लिए वेरीफाई करके देखो कि इसका मतलब है क्या। ओके, जैसे मैं कर देता हूं, फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 एफ विल बी इक्वल टू कितना, म्यू एम जी, ऐसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन से इसका कोई रेलिवेंस नहीं है। तो दिस इज 0 + 1, सो दिस इज म्यू एम जी। थीटा 0 मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाया, करेक्ट।
फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री पे ये कितना हो जाएगा, एफ विल बी इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन म्यू साइन 90 डिग्री क्या हो जाएगा 1, कॉस 90 डिग्री हो जाएगा 0, तो दिस इज इक्वल टू एम जी। इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन है कि जब आप फोर्स को एक बार क्या कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल लगा रहे हो, तो मूव करने के लिए मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू एम जी। और दूसरे केस में फोर्स को आप कैसे लगा रहे हो बताओ, वर्टिकली अपवर्ड। तो अब आप खुद सोचो कि यदि मुझे वर्टिकली अपवर्ड फोर्स लगा के मूव करना है इस ब्लॉक को, एक्चुअली वो स्लाइडिंग नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर जो मुझे इस ब्लॉक को मूव करना है अपवर्ड फोर्स लगा के, तो फ्रिक्शन तो लगेगा नहीं। तो आप खुद सोचो कितना फोर्स एफ लगाऊं कि ये ऊपर की तरफ चला जाए, तो आंसर है एम जी। इस केस में एफ कितना आ रहा है, इस केस में एफ आ रहा है म्यू एम जी के इक्वल, और इस केस में एफ आ रहा है एम जी के इक्वल। तो यही ये दोनों केसेस हैं, करेक्ट। समझ में आ गया। 0 डिग्री पे मुझे म्यू एम जी लगाना पड़ेगा। 90 डिग्री का मतलब क्या है, फोर्स में वर्टिकल लगा रहा हूँ, वर्टिकल कितना लगाना पड़ेगा एम जी। तो एक्चुअली ये जो आप रिजल्ट देख रहे हो ना, ये एक जनरल रिजल्ट आ गया। ओके, कि अलग अलग एंगल थीटा पे मुझे ब्लॉक को स्लाइड करना है तो कितना कितना फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा, करेक्ट। अब देखो मैं आपको एक मैथ्स का कंसेप्ट बताता हूँ जो ऑलरेडी हम लोगों ने मैथमेटिकल टूल्स में कवर किया है। जैसे एक फंक्शन है, ओके, जैसे y इज इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। तो y की जो मैक्सिमम वैल्यू आती है, ओके, ये होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। मेरी बात समझ में आ रही है? ये मैथ्स का एक कंसेप्ट है, मैक्सिमा मिनिमा में, जो हम लोगों ने मैथमेटिकल टूल्स में कवर किया था। तो सिमिलरली अब यहाँ पे फोकस करो। यहाँ पे देखो अलग अलग एंगल थीटा पे फोर्स अलग अलग आएगा। तो फोर्स आपको मिनिमम कब मिलेगा, जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो जाए, करेक्ट। तो फोर्स विल बी मिनिमम, ओके, फोर्स विल बी मिनिमम व्हेन म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज मैक्सिमम। डिनोमिनेटर जब ज्यादा होगा तो पूरी वैल्यू मिनिमम होगी। तो एफ इज मिनिमम व्हेन डिनोमिनेटर इज मैक्सिमम। तो म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है बताओ। ए की जगह क्या आ गया म्यू, और बी की जगह क्या है 1, अंडर रूट ऑफ, क्या ये मैं बोल सकता हूँ दिस इज म्यू स्क्वायर प्लस 1। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसका मतलब ये जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, इसकी अलग अलग वैल्यू आएगी अलग अलग थीटा के लिए। लेकिन ये जो वैल्यू है, ओके, ये जो वैल्यू आप देख रहे हो ये मैक्सिमम कब होगा, व्हेन दिस वैल्यू विल बी मैक्सिमम व्हेन म्यू स्क्वायर, मतलब मैक्सिमम वैल्यू होगा म्यू स्क्वायर प्लस 1। आप इसके लिए चाहो तो डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो, ओके। इसको आप एक फंक्शन अज्यूम कर लो y इज इक्वल टू म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब मुझे इसे मैक्सिमाइज करना है, तो डी वाई बाई डी थीटा डिफ्रेंशिएट करेंगे। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा में यही सीखा था हम लोगों ने। तो म्यू तो कांस्टेंट है, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, करेक्ट। फॉर मैक्सिमा, मतलब मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना,
तो फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या होता है, dy by dx is equal to 0. Okay, so this implies mu cos theta minus sin theta is equal to 0. इसका मतलब क्या है, म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा. कॉस थीटा राइट साइड में जाएगा तो क्या ये टैन बन जाएगा, यस. इसका मतलब म्यू इज इक्वल टू टैन थीटा. मतलब ये जो मैक्सिमम वैल्यू है हमें तब मिलेगी जब म्यू और थीटा में क्या रिलेशन होगा, म्यू इज इक्वल टू टैन थीटा. देखो फ्रिक्शन में बार बार ये म्यू इज इक्वल टू टैन थीटा आता है. ओके, जब ये इंक्लाइन पे स्लाइड करता है तब ये टैन थीटा आता है, या फिर कोई ब्लॉक रखा है, ओके, और इस ब्लॉक को हम ऐसे फोर्स लगाते हैं तो ये वहां भी एक कंडीशन आता है. और आज फिर से एक कंडीशन देख रहे हो, म्यू इज इक्वल टू टैन थीटा. तो सारे कंडीशन अलग अलग हैं. ओके, सबको एक मत समझ लेना. इसका मतलब जब टैन थीटा की वैल्यू म्यू होती है, ओके, व्हेन tan theta is equal to mu, then mu sin theta प्लस cos थीटा जो डिनोमिनेटर में था इज मैक्सिमम. ओके, अब आप क्या कर सकते हो ना, इस मैक्सिमा की वैल्यू निकाल सकते हो. साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लो. कैसे निकालोगे, देखो tan थीटा म्यू है, tan थीटा म्यू है, इसका मतलब क्या है पता है आपको. अगर जो मैं एक ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ कर दूं तो tan थीटा इज म्यू, मतलब परपेंडिकुलर इज म्यू, बेस इज 1. ओके, तो देखो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. समझ में आ रहा है. तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, तो क्या यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा हम लोग निकाल सकते हैं, यस. सो म्यू साइन थीटा प्लस 1 की मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, सॉरी, म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा. अब मुझे ये बताओ साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1. कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस इज 1 अपॉन हाइपोटेनस. देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपको क्योंकि मैं पूरा का पूरा मैथ्स ही डिस्कस कर दे रहा हूँ. एक्चुअली सिर्फ मुझे वैल्यू ही बतानी थी कि मैक्सिमा कितना आता है. सो दिस इज म्यू स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1. ओके, सो दिस इज, क्या मैं लिख सकता हूँ, म्यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1. सो दिस विल बी इक्वल टू, समझ में आ गया. तो यही मैक्सिमम वैल्यू है, और मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, व्हेन tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, या फिर थीटा इज tan इनवर्स म्यू. तो ये है f का एक्सप्रेशन, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर फोर्स. ओके, तो फोर्स मिनिमम कब होगा, देयरफॉर मिनिमम फोर्स विल बी इक्वल टू कितना, म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस, करेक्ट. अब यदि आप ध्यान से समझो तो जो डिनोमिनेटर है ना, ये डिनोमिनेटर ये म्यू से ज्यादा है. मतलब ये पूरी वैल्यू जो है ना, ये म्यू म्यू एम जी से कम आ रही है. ओके, तो ये मैथमेटिक्स अगर जो आपको समझ में आए तो आप बता सकते हो कि ये जो डिनोमिनेटर देख रहे हो ये 1 प्लस समथिंग है. मतलब ये जो रूट में आ रहा है देख रहे हो ना, दिस इज मोर देन 1, और ये वैल्यू मोर देन 1 है. इफ डिनोमिनेटर इज मोर देन 1 मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू म्यू एम जी से कम है, करेक्ट. इसका मतलब आप म्यू एम जी से कम फोर्स लगा के भी ब्लॉक को मूव कर सकते हो. ओके, तो एफ मिनिमम मैं यहाँ पे लिख सक देता हूँ म्यू एम जी. दिस implies block can be moved by a force less than mu mg, by force less than mu mg.
करेक्ट। म्यू एम जी से कम फोर्स लगा के भी हम लोग मूव कर सकते हैं। ओके, ये जो वैल्यू आप देख रहे हो दिस इज लेस देन म्यू एम जी। करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने एंगल पे ये फोर्स लगाएंगे। यही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि एट व्हाट एंगल दिस फोर्स इज अप्लाइड। तो मैंने पहले ही बता दिया कि ये जो एंगल होगा ये कितना आएगा, यही प्रॉब्लम है ना। तो यहाँ पे किस एंगल पे फोर्स लगाएंगे हम लोग, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू वाला रिलेशन हमारा होल्ड करना चाहिए। तो tan थीटा, ये जो एंगल आप थीटा देख रहे हो, तो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू म्यू। इसका मतलब थीटा कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। जैसे इसी प्रॉब्लम को आप क्या कर सकते हो, एक स्पेशल केस लेके सॉल्व करो। ओके, जैसे आप खुद से एक क्वेश्चन क्रिएट कर दो। आप एक क्वेश्चन क्रिएट करो कि म्यू इज इक्वल टू 1, मास ऑफ ब्लॉक इज लेट अस से 2 kg। करेक्ट। तो फाइंड एफ। ओके, which can move the block which can slide the block। अब इसमें आप क्या करो, इसको सॉल्व करने के लिए पहला केस ले लो, F इज हॉरिजॉन्टल। F इज हॉरिजॉन्टल। दूसरा केस ले लो, F इज वर्टिकल। ओके, तीसरा केस आप ले लो जनरल एंगल थीटा। F is at an angle theta with horizontal। और यदि आप पिछला क्वेश्चन समझे तो आप देख के ही बता सकते हो, मिनिमम फोर्स, मिनिमम फोर्स जो है ना वो 45 डिग्री पे आएगा। तो मैं यहाँ पे आंसर भी मार्क कर देता हूँ। इसका जो आंसर है ये आ जाएगा 20 न्यूटन। जी की वैल्यू अगर जो मैं 10 अज्यूम करूँ। ओके, इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर ये खुद ट्राई करना है, 20 न्यूटन। और इसका जो आंसर है ना ये आ जाएगा 10√2 न्यूटन। ये जो आप देख रहे हो ना दिस इज इक्वल टू म्यू एम जी। हॉरिजॉन्टल लगाया तो वर्टिकल लगाया तो एम जी। और ये जो आप देख रहे हो ना दिस इज म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1। तो ये खुद से एक बार हमें सॉल्व करके देखना है। ओके।